स्टूडेंट्स आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में वाणिज्य शिक्षण की परंपरागत पद्धतियों के बारे में जानेंगे। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वाणिज्य शिक्षण हो चाहे और कोई शिक्षण हो, यानी कि चाहे कॉमर्स टीचिंग हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग हो, चाहे वो टीचिंग ऑफ हिंदी हो, चाहे टीचिंग ऑफ साइंस हो, चाहे टीचिंग ऑफ सोशल साइंस हो, चाहे कोई सब्जेक्ट, उनकी जो पद्धतियां रही हैं वो दो तरीके की रही हैं। एक ट्रेडिशनल पद्धति और एक कहा जाए वर्तमान पद्धति, यानी कि आधुनिक पद्धति। तो जो पुरानी कोई भी पद्धति थी और आज की पद्धतियों में बहुत सारा अंतर है। तो हम जब तक पुरानी पद्धतियां नहीं जानेंगे, यानी पुराने मेथड नहीं जानेंगे टीचिंग के, तब तक नए मेथड्स को हम सही तरीके से नहीं समझ सकते। मैं आपको बता दूं कि जो पद्धतियां हैं या मेथड्स हैं ओल्ड टाइम से, वो केवल दो हैं। एक हमारा है लेक्चर मेथड, यानी कि भाषण पद्धति, और दूसरा है पाठ्य पुस्तक पद्धति, यानी कि हमारे पास कोई किताब होगी, उस किताब को पढ़ेंगे और उस किताब को समझाएंगे। केवल उसी तरीके से पद्धति पढ़ाया जाता था, या फिर हम क्या देते थे, लेक्चर देते थे, या उस तरीके से सिखाया जाता था। तो उन दो पद्धतियों को हमें पहले जानना होगा। तो थोड़ा पहले इसका प्रीवियस नॉलेज जान लेते हैं, उसके बाद हम आज भाषण पद्धति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, शिक्षण पद्धति के संबंध में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अनुसार प्रत्येक शिक्षा को विभिन्न शिक्षण विधियों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। दूसरी विचारधारा के अनुसार यदि शिक्षक को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान है तो उसे किसी भी शिक्षण पद्धति के जानने तथा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सीधा सा सिंपल लॉजिक है कि एक विचारधारा है कि प्रत्येक शिक्षा को विभिन्न शिक्षण विधियों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो मेथड्स हैं टीचिंग के, कोई कहता है कि अगर आपको टीचिंग मेथड्स आते हैं तो वो बहुत जरूरी है। और दूसरी विचारधारा ये है कि अगर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज है तो वो बहुत जरूरी है। तो उसको कोई जरूरत नहीं है किसी भी टीचिंग मेथड, किसी व्यक्ति को सब्जेक्टिव नॉलेज है तो वो किसी न किसी माध्यम से आपको सिखा जरूर देगा। और अगर किसी के पास टीचिंग मेथड्स हैं तो वो अपने टीचिंग मेथड से सब्जेक्ट को सरल बना के सिखा देगा। तो ये दो विचारधाराएं हैं जो अपने शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करती हैं। यहाँ प्रथम विचारधारा शिक्षण पद्धति को अत्यधिक महत्व देती है। यहाँ पे पहली जो विचारधारा है जिसमें वो शिक्षण पद्धतियों को सिखा रहे हैं, यानी टीचिंग मेथड सिखा रहा है, वो केवल टीचिंग मेथड को, जबकि जो दूसरी विचारधारा है वो पूरी तरीके से शिक्षण मेथड को उपेक्षा करती है। मतलब ये टीचिंग मेथड कुछ भी हो, मगर हमें सब्जेक्टिव नॉलेज है तो हम कैसे भी सिखा सकते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो पाते हैं कि दोनों ही विचारधारा त्रुटिपूर्ण है। भाई अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो किसी को सब्जेक्टिव नॉलेज हो या टीचिंग मेथड्स की नॉलेज हो, मान लो मैं एज ए टीचर हूँ, मुझे टीचिंग मैंने बीएड पढ़ा है, एमएड पढ़ा है, तो मुझे टीचिंग मेथड्स के बारे में आता है। अब क्या मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, क्या मैं मैथ सही करके पढ़ा सकता हूँ? नहीं, मैं कॉमर्स का टीचर हूँ तो मैथ है या साइंस है वो तो नहीं पढ़ा सकता। तो मुझे टीचिंग मेथड आते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रयोगात्मक मेथड है, क्रिया मेथड है, प्रयोगशाला मेथड। तो ये मेथड जो नए नए हैं मुझे आते हैं, मगर क्या मैं उसका प्रयोग कर सकता हूँ? नहीं ना। तो ये ही है कि अगर मेथड आते हैं तब भी हमें पूरी नॉलेज नहीं है, और अगर सब्जेक्टिव नॉलेज है तभी भी हमें पूरी नॉलेज नहीं है। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर हम टीचिंग करनी है, टीचिंग के मेथड जानने हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वाणिज्य शिक्षण के लिए उपयुक्त जो विधियां हैं उनके में से सबसे इम्पोर्टेंट जो विधियां हैं उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो ये जो दोनों हैं हमारे कैसे हैं, ट्रेडिशनल मेथड है। ये पुराने जमाने से ये यूज करे जाते थे। भाषण पद्धति यानी लेक्चर मेथड, और दूसरी है पाठ्य पुस्तक पद्धति यानी टेक्स्ट बुक मेथड। ये दोनों परंपरागत विधि है। बाकी जो है वो कहा जाए आधुनिक ट्रेंडिंग मेथड है, यानी प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। नंबर 2 योजना प्रोजेक्ट मेथड। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 समस्या पद्धति, प्रॉब्लम मेथड, और विश्लेषण पद्धति जो हमारे एनालिसिस एंड सिंथेटिक मेथड कहा जाता है। ठीक है।
इसी क्रम में हमारा 7वां हो जाएगा समाचित अभिव्यक्ति पद्धति, 8वां हो जाएगा निरीक्षित अध्ययन पद्धति, 9वां हो जाएगा वाद विवाद पद्धति, 10वां हो जाएगा इकाई पद्धति। तो ये सारे मेथड हैं वो, और कहा जाए ट्रेंडिंग मेथड है, मगर हमारे जो परंपरागत मेथड थे उसमें से आज हम भाषण पद्धति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम भाषण पद्धति के विषय में जानते हैं। शिक्षा जगत में भाषण पद्धति अत्यंत खुले रूप से प्रयोग की जाती है। उच्च स्तरीय कक्षाओं में तो न केवल भारत में वरन विश्व के समस्त विकासशील देशों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये कहा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि जब से ये दुनिया जन्मी होगी और जब से शिक्षा देने का प्रचलन शुरू हुआ होगा, चाहे वो कैसी भी शिक्षा हो, चाहे एजुकेशन शिक्षा हो, चाहे वो हमारे जैसा हमारे पूर्वज जब पढ़ना लिखना नहीं जानते होंगे, हमारे पूर्वजों ने कुछ सीखा होगा तो वो अपने बच्चों को किस रूप से सिखाते होंगे, लेक्चर मेथड से, मौखिक रूप से, कि ऐसा मत करना, ऐसा करना, तब तुम भविष्य में कामयाब होगे। तो जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सबसे पुरानी विधि है, जहाँ पर हमारे, चाहे अब हम एजुकेशन सिस्टम में आ जाएं तो हमारे समय में हमारी जो पद्धति थी, हम कहते हैं ना प्राचीन शिक्षा प्रणाली, तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, वहाँ पर भी जो आश्रम हुआ करते थे, गुरुजी वहाँ पर बैठकर अपने छात्रों को भाषण दिया करते थे और भाषणों को वेद वगैरह को उच्चारण कराते थे और वो उनसे सिखाते थे। तो ये जो चीज होती है वो सामूहिक तरीके से भी किसी को भाषण दे सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी किसी को भाषण दे सकते हैं। तो ये जो चीजें थी हमने भाषण पद्धति में सिखाई गई। अब हमने देखा जाए कि ये तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हो गया, तो भाई हमने भारतीय प्राचीन पद्धति में क्या होता था, गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में क्या होता था, गुरु भाषण देकर अपने छात्रों को सामूहिक रूप से भी सिखा सकता था और व्यक्तिगत रूप से भी सिखा सकता था। ठीक, तो अब इसके साथ साथ यूरोपीय जितने भी देश हैं, हम पूर्व के जितने भी देश हैं, चाहे वो किसी भी युग में रहो, उन्होंने भी भाषण पद्धति का प्रयोग किया है। चाहे वो जर्मन हो, चाहे यूरोप के इंग्लैंड वगैरह कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, इन जगह सब में, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, इस पद्धति में हल्के हल्के सुधार लेके आए, इसमें बहुत सारी चीज़ों का जोड़ते चले गए और ये पद्धति आज भी उतनी ही कारगर और उचित है। नाम परंपरागत है, परंतु आज इसमें इतना कुछ जोड़ दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब लेक्चर देते हैं तो हम ऑडियो विजुअल चीज़ों का प्रयोग करके उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं और ये आज पूरी तरीके से ट्रेंडिंग में है। क्लियर? भाषण पद्धति का प्रयोग, देखो भाषण पद्धति का जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से 5 चीजों का होता है। जैसे संक्षिप्तीकरण हेतु, भाई हम कोई भी छात्र क्लास में हम बहुत सारी चीजें समझाते हैं और उसे समराइज करके हम जब सिखाते हैं, जैसा अभी आपकी टीचिंग चल रही है तो हमने देखा आपको टीचिंग में 3 पॉइंट सिखाने होंगे। 3 पॉइंट सिखाने के लिए आपने पहले इंट्रोडक्शन करा, इंट्रोडक्शन के बाद पहला शिक्षण बिंदु सीखा, फिर दूसरा शिक्षण बिंदु सिखाया, फिर तीसरा, फिर हम कहते हैं कि आप जब आपके पास बोर्ड पर पूरी चीजें लिख जाएं, हमने उस समय क्वेश्चनिंग मेथड का यूज किया और मूल्यांकन मेथड में मूल्यांकन किया और व्याख्या भी की और उसे लिखा भी, हमने ऑडियो विजुअल चीज़ों का भी प्रयोग किया, बहुत सारी चीज़ों का यूज किया। एंड में हम क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट्स हो जाते हैं, उसे समराइज करके भाषण के रूप में बता देते हैं। तो समराइज, संक्षिप्तीकरण हेतु बहुत जरूरी है। मोटिवेशन करने के लिए यानी प्रेरणा प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों को कभी कभी किसी की भाषण से एकदम जुनून आ जाता है कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें ये करना है, तो भाषण पद्धति किसी को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। समय बचाने हेतु, भाई हम जैसा प्रयोगात्मक विधि है या प्रोजेक्ट मेथड है, हम प्रोजेक्ट दे दें तो वो प्रोजेक्ट आप 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में पूरा कर रहे हो, या प्रयोग कर रहे हो तो प्रयोग करने के लिए सिचुएशन बना रहे हो तो ये तो महीनों भी चल सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है। मगर हम क्या कर सकते हैं, समय बचाने के लिए उसको एक्सप्लेन मेथड से या लेक्चर मेथड से सब पूरा करते हैं। स्पष्ट करने हेतु, किसी भी भाषण पद्धति में कोई भी शैक्षिक तकनीकी है, कोई अधिगम सिखा रहे हैं, हम कुछ सिखा रहे हैं, कोई टॉपिक कठिन है तो इसे स्पष्ट करने के लिए भाषण देकर काम करते हैं। गृह कार्य देने हो तो हम कभी होमवर्क में इसका भी प्रयोग करते हैं कि कल ये कर लाना, परसों ये कर लाना। क्लियर? भाषण
पद्धति के गुण, भाषण पद्धति के जो गुण हैं हम कहा जाए तो इसे कैसे कर सकते हैं। ये देखो, सबसे पहले भाषण पद्धति व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित है, सही है। भाई हम क्या कर सकते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से समझा सकते हैं, सामूहिक भी हो सकती है, आमने सामने हो सकते हैं। नंबर 2, भाषण शिक्षण पद्धति में तर्क शक्ति का विकास होता है। जब हम भाषण देते हैं, बच्चों को कोई दिमाग में आया कि सर गलत बोल रहे हैं या फिर ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो अपने तर्क से वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद हमारा इस पद्धति में विषय वस्तु को अधिक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। भाई जो ये पद्धति है, इसमें बच्चे अपने जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको अधिक रूप से स्पष्ट भी कर सकता है। इसलिए भाषण पद्धति में माध्यम से यदि शिक्षण कार्य संपादित किया गया हो तो उसे समय पर परिश्रम दोनों ही का समय बचता है, यानी कि समय का भी बचता है और श्रम का भी बचता है। यानी कि भाषण पद्धति को सही करके डिक्टेट किया गया हो, समझाया गया हो, तो समय भी बचता है और परिश्रम भी बचता है। भाषण पद्धति से श्रम और समय दोनों बचते हैं। अच्छी तरह से तैयार किया हो तो भली प्रकार से समझाया गया भाषण को रुचि पैदा होती है, बच्चों में रुचि पैदा होती है, यानी रुचि का भी ये काम करता है। क्लियर, वो जान लेते हैं। देखो, भाषण देते समय छात्रों को कक्षा में केवल श्रोता मात्र बन जाता है, यानी कि भाषण देते हुए छात्र जो है केवल श्रोता मात्र हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता है अगर टीचर थोड़ा सा भी लचीलापन ना हो तो। भाषण पद्धति सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देती है, केवल सैद्धांतिक चीज सिखाती है, बस बोल के बता दी। और शैक्षिक दृष्टिकोण से ये पद्धति एक पक्षी है, यानी वन साइड शिक्षण पद्धति है, इसमें उनका मतलब छात्रों का कोई रोल नहीं होता है। भाषण पद्धति का ग्रहण किया जाए ज्ञान अस्थायी नहीं होता है, अगर हम केवल बोल ही रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं तो वो स्थायी नहीं होगा जब तक हम करके नहीं सिखाते हैं। ठीक, छात्रों का अवधान विस्तार इतना अधिक नहीं होता है, ठीक, अटेंशन नहीं हो पाता है, अवधान मतलब एक फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। वास्तविक अध्ययन पर ये बात कही जाए तो पाठ्य पुस्तक समाप्त करना दूसरी बात है, परंतु इससे भाई पाठ्य पुस्तक तो हम सीख तो कर सकते हैं मगर समझा नहीं सकते। मौलिक चिंतन का अवसर प्रदान नहीं करता है। क्लियर, और सफलता अध्यापक की भाषण शक्ति पर निर्भर करती है, यानी कि अगर हमारा वक्ता है, अध्यापक अच्छा है, तभी ये सफल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।